Okay, so we will start vascular system. Okay, 6 P features of acute limb ischemia: pain, pallor, pulselessness, paralysis, paresthesia, and perishing cold. Okay, these are the 6 P features of acute limb ischemia. इस्कीमिया में क्या होता है? ठीक है, ब्लड नहीं पहुंचता. ठीक है, तो पैलर हो जाएगा, जहाँ पे ब्लड नहीं होता वहाँ पे जो है पेल होने लग जाती है, स्किन पल्सलेसनेस होगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा सडन, एंड देयर वुड बी नम्बनेस, पैरालिसिस एंड पेरिशिंग कोल्ड. ये क्यों होने लग जाएगी? persistent ischemia की वजह से. ओके, acute limb ischemia is a surgical emergency that requires urgent revascularization, angioplasty, or open surgery in 4 to 8 hours to save a limb. Thus, it needs to be referred urgently to a vascular surgeon. तो acute limb ischemia एक सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें रिवैस्कुलराइजेशन बहुत ज़रूरी होती है 4 to 8 hours में, ताकि हम लिम्ब को सेव कर सकें. और हम क्या करेंगे, उसको रेफ़र करेंगे वैस्कुलर सर्जन की तरफ. ठीक है, पेशेंट को हमने वैस्कुलर सर्जन की तरफ रेफ़र करना है. In the presence of acute limb ischemia plus irregular pulse. अब limb ischemia भी है, pulse भी है, likely due to arterial fibrillation. The likely cause of the limb ischemia is embolus. जब irregular pulse है और acute limb ischemia है, तो irregular pulse किसकी वजह से होती है? एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से. ठीक है, तो जो हम कहते हैं कि रेगुलरली इरेगुलर पल्स, तो दिस इज़ द कॉज ऑफ लिम्ब इस्कीमिया क्या है? एम्बोलस है यहाँ पे. ठीक है, पेनलेस पल्सेटाइल मैस जब फील हो, स्वेलिंग, तो वो क्या होता है? एन्यूरिज्म. एन्यूरिज्म क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है आर्टरी की, वो इतनी थिन हो जाती है कि एक बल्ज कर जाता है. ठीक है, तो जो बल्ज बनता है ना, जो वीकेंड आर्टीरियल वॉल की वजह से होता है, ठीक है, उसे एन्यूरिज्म कहते हैं. वो पेनलेस पल्सेटाइल मैस होता है. पल्सेटाइल क्यों है? क्योंकि वो आर्टरी है. पेनलेस पल्सेटाइल मैस नियर द ग्रोइंग इज़ द फेमरल आर्टरी एन्यूरिज्म. तो जिस आर्टरी का मैस वो होगी स्वेलिंग, ठीक है, तो वो क्या होगा? उस आर्टरी का एन्यूरिज्म होगा, फेमरल आर्टरी एन्यूरिज्म. रीनल सेल कार्सिनोमा कैन कॉज वेरिकोसील. रीनल सेल कार्सिनोमा वेरिकोसील कॉज करता है. जो हमारे पास हमने देखा कि जो होता है ना रीनल सेल कार्सिनोमा, ये जो ड्रेनेज होती है ना, वो उसकी स्क्रोटम की वेन की ड्रेनेज जो होती है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो पीछे वेन्स है वो स्वेल हो जाती है और वेरिकोसील बन जाता है. ब्लूइश बैग ऑफ वर्म सेंसेशन, ड्रैगिंग पेन और पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग. रीएश्योर और डू सर्जरी इफ सीवियर परसिस्टेंट पेन और इनफर्टिलिटी. वेरिकोसील में एक बल्जिंग होती है, ठीक है, इसे बैग ऑफ वर्म्स भी कहते हैं, और ये इस स्वेयर होती जाती है विद एक्सरसाइज और एट द एंड ऑफ द डे. और जब बंदे को कहते हैं कि वो लाए करे, मतलब बंदे को सीधा लटाएं, उस बंदे को जिसको वेरिकोसील है, तो जो है ना उसको वो जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है. ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा कैन ऑल्सो कॉज इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम, क्योंकि ओक्लूजन होती है इंफीरियर वेना केवा की, जिसकी वजह से पिटिंग नॉन टेंडर एडिमा हो जाता है लोअर लिम्स का, और डायलेटेड वेन्स ऑन द लोअर एब्डोमेन, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया है. तो नीचे वाली जो सारी वेन्स हैं वो क्या होगी? डिस्टेंड कर जाएंगी. बर्गर्स डिजीज़, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस. ये स्मॉल और मीडियम वेसल वेस्कोलाइटिस होता है दैट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, स्पेशली इन यंग मैन. स्मॉल एंड मीडियम वेसल वेस्कोलाइटिस. फीचर्स क्या हैं इसके? एक्सट्रीमिटी इस्कीमिया, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, रेस्टिंग पेन एंड इस्केमिक. तो फीचर्स क्या हैं कि एक्सट्रीमिटी इस्कीमिया होता है, ठीक है, देयर इज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, रेस्ट पेन एंड इस्केमिक अल्सर्स. ठीक है, रेस्ट पे पेन होता है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एंड इस्केमिक अल्सर्स हैं. सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, इन्फेक्शन है किसका? वेन का. सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. रेनॉल्ड्स फिनोमिना में क्या होती है? जो डिस्कलरेशन होने लग जाती है लिम्स की ड्यू टू डीऑक्सीजनेशन. ठीक है, स्टॉप स्मोकिंग. A 29-year-old male was admitted for severe right calf pain. This pain has been increasing over the last 3 months. He is a smoker but with no history of hypertension or diabetes. On examination, loss of dorsalis pedis and posterior tibial pulsation. अब pulsation नहीं है. Non-healing ulcer over the right first metatarsophrynggeal joint. ठीक है, so the pain has been increasing over the last 3 months. Severe right calf pain, no history of diabetes, and there is a
pulsation, loss of pulsation and healing non-healing ulcer. तो ये क्या होगा? I will give you 5 seconds. It is thromboangiitis obliterans Buerger's disease. Buerger's disease is vascular thromboangiitis obliterans. Typically, a young man with a strong history of smoking presenting with chronic limb ischemia, for example, no pulse, ischemic non-healing ulcer, claudication, and rest leg pain. It's Buerger's IgA. जो ये बर्गर है BUER वाला, वो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस होता है, और जो दूसरा बर्गर्स है IgA नेफ्रोपैथी कॉज करता है, ठीक है, वो IgA नेफ्रोपैथी होती है. टिपिकली यंग एडल्ट विद हीमाचूरिया 1 to 2 days आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इसमें क्या होती है? हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अल्सर, क्लॉडिकेशन, ठीक है ना, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, रेस्ट पेन एंड इस्कीमिक अल्सर्स, एक्सट्रीमिटी इस्कीमिया होता है. A 66-year-old smoker and hypertensive patient presents with a sudden onset weakness of the right arm with dysphagia that resolved within 12 hours. तो ये क्या है? Intermittent transient ischemic attack resolved within 24 hours. क्यों? क्या हुआ है कि उसको sudden onset weakness है right arm की with dysphagia, ठीक है, दैट रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स. तो ये क्या है? ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक. द बेस्ट नेक्स्ट मोडालिटी इज कैरोटिड डॉपलर स्कैनिंग. कैरोटिड डॉप्लेक्स शुड बी डन विद इन 2 weeks of admission to check for carotid artery stenosis to assess for the need of carotid endarterectomy. When to perform carotid endarterectomy? If internal carotid artery stenosis is greater than or equal to 50% in men, and if internal carotid artery stenosis is greater than or equal to 70% in women. ठीक है. ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में स्मोकर की हिस्ट्री और हाइपरटेंसिव है, ये दोनों क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसके लिए. और सडन ऑनसेट वीकनेस होती है आर्म की या फिर किसी भी लिम्ब की विद डिस्फेसिया, जो कि विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व हो रहा है. तो वो क्या है? ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक. इसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? कैरोटिड डॉपलर स्कैनिंग. An elderly with recurrent episodes of TIAs and loss of consciousness, the likely reason is carotid artery stenosis. Carotid artery stenosis की वजह से there should be recurrent episodes of transient ischemic attacks and loss of consciousness. Usually, AF is an underlying cause of strokes. AF क्या है? Atrial fibrillation. Carotid stenosis is an underlying cause of TIAs with loss of consciousness. Thoracic outlet syndrome. It is a common condition in which there is compression of the nerves, arteries, or veins in the passageway from the lower neck to the armpit. लोअर नेक और आर्मपिट के दरमियान जो नर्व्स, आर्टरीज और वेन हैं, उनके पैसेज वे को कंप्रेशन अगर हो जाए तो उसको थोरेसिक आउटलेट साइंड्रोम कहते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स: न्यूरोजेनिक, वीनस एंड आर्टीरियल. द न्यूरोजेनिक टाइप इज द मोस्ट कॉमन एंड प्रेजेंट्स विद पेन, weakness, and occasionally loss of muscles at the base of the thumb. The venous type results in swelling, pain, and possibly a bluish discoloration of the arm. The arterial type results in pain, coldness, and paleness of the arm. ठीक है. अब न्यूरोजेनिक में क्या होगा? सारी के नर्व अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या क्या होता है कि मसल जो है ना, लॉस ऑफ मसल एट द बेस ऑफ द थंब, क्योंकि अब वो पावर ही नहीं आ रही, टोन ही नहीं आ रही, ठीक है, पेन होगा, वीकनेस होगी, मसल और मसल वेस्टिंग होगी, ठीक है. वीनस टाइप में क्या होगा? स्वेलिंग होगा, पेन होगी और ब्लश डिस्कलरेशन, क्योंकि अब वो जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूल होने लग गया उसकी वजह से. आर्टीरियल में क्या होगा? पेल होगी, कोल्डनेस एंड पेलनेस, क्योंकि अब ब्लड आ ही नहीं रहा और वहाँ पे पेल होने लग जाएगा, ठीक है, आर्टरी ब्लॉक होगी, है ना. समटाइम्स अ पल्सेटाइल सबक्लेवियन एन्यूरिज्म माइट बी सीन. इसमें सबक्लेवियन एन्यूरिज्म भी हमें मिल सकता है. एग्जाम्पल: अ 42-year-old मैन हैज़ पेन बिलो द राइट क्लेविकल विद अ पल्सेटाइल मास जस्ट बिलो द राइट क्लेविकल. ही हैज़ अ शूटिंग पेन एंड रिड्यूस्ड सेंसेशन डाउन द राइट आर्म. हिज राइट हैंड इज़ अ बिट कोल्ड एंड शोज डिस्कलरेशन. तो ये क्या है? ये थोरेसिक आउटलेट साइंड्रोम है, क्योंकि इसमें जो है ना, शूटिंग पेन एंड रिड्यूस्ड सेंसेशन, ये नर्व्स को इन्वॉल्व करिए. कोल्डनेस किसको इन्वॉल्व करिए? आर्टरी को. डिस्कलरेशन जो है ये किस वजह से हो रही है? वीनस ब्लॉकेज की वजह से. ओके. तो ये क्या है? thoracic outlet syndrome. Aortic dissection. Aortic dissection is a rare but serious cause of chest pain that radiates to back. Pathophysiology: tear in the tunica intima of the wall of the aorta. Associations: hypertension. The most important risk factor for aortic dissection is hypertension. There could be trauma, for example, after a road traffic accident. Bicuspid aortic valve involvement. Collagens Marfan's syndrome, Ehlers-Danlos syndrome में भी aortic dissection is very common.
Turner's and Noonan's syndrome. Noonan's. Pregnancy, syphilis. Features. There is chest pain, typically sudden, severe. Okay, X-ray में show widening of the mediastinum, aortic regurgitation होती है, ठीक है, और जो होते हैं ना ब्लड प्रेशर, वो डिफरेंट होता है बिटवीन द राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, ठीक है. हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और ट्रॉमा आर द रिस्क फैक्टर्स. Note that hypertension is a risk factor while hypotension is a presenting sign. Other features may result from the involvement of specific arteries, for example, coronary arteries, angina cause करता है, spinal arteries, paraplegia, distal aorta cause limb ischemia. Okay, coronary arteries, angina cause करता है, spinal arteries, paraplegia, डिस्टल अयोटा लिम्ब इस्कीमिया. इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हीमोडायनामिकली स्टेबल तो हम सीटी एंजियोग्राफी करवाएंगे, और अगर अनस्टेबल है तो ट्रांसएसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम कराएंगे, ठीक है. अगर स्टेबल है तो सीटी एंजियोग्राम, और अगर अनस्टेबल तो ट्रांसएसोफेजियल एको, TEE. The majority of patients have no or non-specific ECG changes. In a minority of patients, ST segment elevation may be seen in the inferior leads. Stanford classification type A. Ascending aorta 2/3 ऑफ द केसेस में ascending aorta इन्वॉल्व होता है, जिसमें aortic dissection होती है, और टाइप बी जो है उसमें descending aorta इन्वॉल्व होता है, distal to left subclavian vein, और ये 1 to 3% ऑफ द केसेस में होता है. तो ज़्यादा कौन सा होता है? ascending aorta इन्वॉल्व होता है. DeBakey classification type 1 originate in ascending aorta, propagates to at least the aortic arch and possibly beyond it distal. टाइप 2 originate करता है in and is confined to the ascending aorta, ये सिर्फ ascending aorta तक रहता है. टाइप 3 originate in descending aorta and rarely extend proximally but will extend distally. पीछे की तरफ proximally तो extend करता है लेकिन distally extend नहीं करता. नहीं, प्रॉक्सिमली एक्सटेंड नहीं करता, बहुत कम केसेस में प्रॉक्सिमली एक्सटेंड करता है, लेकिन डिस्टली वो एक्सटेंड करता है. ओके, ये है ascending aorta and then descending aorta. A 77-year-old woman presents to the ER with severe interscapular pain. ठीक है, that started around 10 hours ago. The pain was sudden and quick in onset. She has difficulty in breathing. Vital signs show normal temperature, tachycardia, hypotension and tachypnea. Normal oxygen saturation. ECG shows sinus tachycardia. तो ये क्या है? ये है aortic dissection. The most appropriate investigation is CT angiography definitive, क्योंकि इसमें patient stable है, ठीक है. If this patient was hemodynamically unstable, for example cardiac ischemia, systolic blood pressure is less than 90, तो हम transesophageal echo कराएंगे. Note, in aortic dissection around 30% of patients would have normal ECG features. The rest may have features of ischemia. Acute severe central pain increasing in intensity plus sweating, shortness of breath, tachycardia and hypotension. ये क्या होगा? Chest X-ray, wide mediastinum. ये क्या है? Aortic dissection. Acute severe crushing chest pain that radiates to the shoulder and back, sweating, shortness of breath, tachycardia, hypotension, long slender limbs and fingers. तो ये क्या है? aortic dissection. Long slender limbs and fingers Marfan syndrome में के साथ associated है, ठीक है. Marfan syndrome एक connective tissue disorder है. Sudden severe substernal pain plus history of hypertension and diabetes, tachycardia and hypotension not responding to nitrates. तो aortic dissection, ये सारे features किसके हैं? aortic dissection के. Acute severe chest pain radiates to both shoulders, history of hypertension, shortness of breath, cold peripheries and paraplegia. ये भी क्या है? aortic dissection. Road traffic accident, acute chest pain and back pain, sweating, tachypnea, tachycardia, difference between BP in both arms. aortic dissection है ये भी, ठीक है. The chest X-ray shows wide mediastinum. Axillary lymph node clearance removal during radical mastectomy can lead to upper lymph edema, redness and swelling, and there is frozen shoulder. तो हम इसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फिजियोथेरेपी एंड आर्म एक्सरसाइज के. अगर रेडिकल मेस्टेक्टमी के बाद लिम्फ एडिमा हो जाए, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है अपर लिम्फ की, और देयर इज़ फ्रोजन शोल्डर, तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? फिजियोथेरेपी एंड आर्म एक्सरसाइज से. Claudication pain in peripheral arterial disease, the level of ischemia, aorto-iliac artery occlusion. अगर aorto-iliac artery occlusion हो तो क्या होता है? Pain in buttocks, thighs, erectile dysfunction, the Reich syndrome. Common iliac artery occlusion से क्या होता है? Pain extend to just above the inguinal ligament.
अयोटा आइलेक से उसके बटक्स में पेन होता है, थाइज में पेन होता है, एंड देयर इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इसमें पेन extend to above the inguinal ligament. Femoral artery occlusion में pain in the leg below inguinal ligament. ठीक है. femoral pulse is felt but the pulses below it are not felt. कि femoral pulse तो felt होती है, महसूस होती है, लेकिन उसके नीचे जो सारी pulses हैं वो हम feel नहीं कर पाते. femoral artery occlude हो गई है तो उसके नीचे वाली सारी pulses feel नहीं होगी. अगर common iliac artery occlusion है तो common iliac artery जो है पेन जो है above the inguinal ligament feel होगा. femoral artery में pain below the inguinal ligament. femoropopliteal pain is below the knee. peripheral arterial disease, intermittent claudication, leg pain even on rest may occur later in severe cases. पहले intermittent claudication होती है. critical limb ischemia, 6 P's जो हमने पढ़े थे, pain, pulselessness, pallor, ठीक है. non-healing ulcers, gangrene, acute limb-threatening ischemia. There is intermittent claudication features. Intermittent claudication में aching और burning pain होता है in the leg muscles following walking. Walking के दौरान aching और burning pain होता है. Patients can typically walk for a predictable distance before the symptoms start. ठीक है, symptoms start होने से पहले जो है थोड़े से जो है ना थोड़ी सी वॉक के बाद ही सिम्टम स्टार्ट होने लग जाता है. यूजली रिलीव्ड विद इन मिनट्स ऑफ स्टॉपिंग. जैसे रुकता है बंदा तो कुछ ही मिनट में पेन रुक जाता है. नॉट प्रेजेंट एट रेस्ट अनलेस इफ लेट एंड सीवियर PAD इज प्रेजेंट. असेसमेंट, चेक द फेमरल पोप्लीटियल पोस्टीरियर tibialis and dorsal pedis pulses. Check ankle brachial plexus index ABPPI. Duplex ultrasound is the first line investigation for intermittent claudication. MRA, magnetic resonance angiography, should be performed prior to any investigation. Interpretation of ankle brachial pressure index for general knowledge. Result 1, then it is normal. 0.6 to 0.9 is claudication. 0.3 to 0.6 is pain even at rest, and less than 0.3 is impending. 0.3, 0.3 to 0.6, 0.6 to 0.9 एंड 1 इज़ नॉर्मल. उसके बाद जो है क्लॉडिकेशन है, पेन इवन एट रेस्ट एंड इम्पेंडिंग. Peripheral arterial disease is strongly linked to smoking. Patients who still smoke should be given help to quit smoking. Comorbidities should be treated including hypertension, diabetes, mellitus and obesity. Steps to be taken: quit smoking, treat and control जो underlying diseases हैं, hypertension, diabetes, obesity, और exercise करनी है. Severe PAD और critical limb ischemia may be treated by angioplasty, stenting and bypass surgery. Angioplasty करनी है, stenting and bypass surgery should be performed. Any patient who has established cardiovascular disease including peripheral arterial disease, all patients should be taking a statin regardless of their cholesterol level. Atorvastatin 80 mg is currently recommended. जो भी पेशेंट हैं जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है तो उन सारे पेशेंट को स्टैटिन देना चाहिए. एटोरवास्टेटिन 18 mg रिकमेंडेड है कि वो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स को देने चाहिए. रप्चर्ड एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, aortic aneurysm. The classic picture, a triad of pain, hypertension, pulsatile tender abdominal mass. पल्सेटाइल टेंडर एब्डोमिनल मैस के साथ हाइपरटेंशन और पेन अगर एसोसिएटेड हो तो वह क्या है? रप्चर्ड एब्डोमिनल अयोटिक एन्यूरिज्म. सडन ऑनसेट ऑफ स्वीड एब्डोमिनल, लोअर बैक पेन और फ्लैंक पेन. देयर इज शॉक, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग एंड फेंटिंग. एब्सेंट लोअर लिम्ब पल्सेस, mottled skin. As he is severely hypertensive, the initial step is IV normal saline to bring the systolic blood pressure up to 90. क्योंकि अब वो बहुत हाइपरटेंसिव है इसलिए सबसे पहले हमने उसका BP नॉर्मलाइज करना है. इट इज़ सर्जिकल इमरजेंसी, देयरफॉर इमीडिएट अल्ट्रासाउंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन. अगर अल्ट्रासाउंड नहीं ऑप्शन में तो हमने CT स्कैन की तरफ जाना है. डिटेरियोरेशन ऑफ रीनल फंक्शन टेस्ट आफ्टर इनिशिएशन ऑफ AC इनहिबिटर इन अ हाइपरटेंसिव पेशेंट. ग्रीन RFTs ख़राब हो रहे हैं AC इनहिबिटर्स देने के बाद, तो ये बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से है. ठीक है, सो AC इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, क्योंकि AC इनहिबिटर्स बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं. बायलेटरल स्मॉल किडनीज प्लस हाइपरटेंशन. ठीक है, अगर बायलेटरल स्मॉल किडनीज हैं और हाइपरटेंशन है तो ये बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है. Coarctation of aorta. Coarctation of aorta describes a congenital narrowing of the descending aorta. This is coarctation of aorta. More common in males despite association with Turner syndrome. Features: infancy में हार्ट फेलियर कॉज करता है, एडल्ट में हाइपरटेंशन कॉज करता है, देयर इज रेडियो फेमरल डिले,
पल्स में डिले होगा, मिड सिस्टोलिक प्रेशर, maximal over back. There were nosebleeds, headaches, LL pain on exertion, lower limb pain. Apical click from the aortic valve. Important association with Turner syndrome, Berry aneurysms, and neurofibromatosis. ठीक है. This is coarctation of aorta. Congenital narrowing है. हार्ट फेलियर होता है इन्फेंसी में, हाइपरटेंशन इन एडल्ट, देयर इज रेडियोफेमरल डे, मिड सिस्टोलिक मरमर, मैक्सिमल ओवर बैक, there were nosebleeds, headaches, and lower limb pain on exertion. It is associated with Turner syndrome, Berry aneurysm, and neurofibromatosis. The major cause etiology for aortic aneurysm is atherosclerosis. Aortic aneurysm का cause क्या है? Atherosclerosis. And aortic dissection का cause क्या है? Hypertension. Important vascular differentials. Acutely painful, pale, paralyzed, pulseless in a smoker with atrial fibrillation is acute limb ischemia. Okay, P's आ गए, 6 P's. Painful, pale, paralyzed, pulseless. Cough pain relieved by rest, claudication. With cough, non-healing ulcer, cold, pulseless peripheries plus history of diabetes mellitus, hypertension. It is peripheral arterial disease जिसमें non-healing ulcer है, cold और pulseless peripheries है, and there is intermittent claudication. Of around 40 years old male, history of smoking, cough pain relieved by rest, claudication, reduced distal pulses. तो ये क्या है? Thromboangiitis obliterans, Berger's disease. Central chest pain that radiating to the back is aortic dissection, severe central chest pain. A man underwent surgery for hip fracture and is likely to be immobile for the next days. His past medical history is unremarkable. What should be given to reduce the risk of venous thromboembolism? तो क्या देना चाहिए? Prophylactic dose of low molecular weight heparin. Low molecular weight heparin. Example of low molecular weight heparin is fondaparinux and enoxaparin. Long-term medication after transient ischemic attack is DOACs. क्लोपिडोग्रल एंड स्टेटिन. क्या देते हैं? क्लोपिडोग्रल और स्टेटिन देते हैं. A 66-year-old smoker and hypertensive patient present with a sudden onset weakness of the right arm with dysphagia that resolved within 24 hours. ये क्या है? TIA. Transient ischemic attack resolved within 24 hours. Next modality क्या है? Carotid Doppler scanning. Carotid duplex should be done within 2 weeks of admission to check for carotid artery stenosis, to assess for the need of carotid endarterectomy. When to perform carotid endarterectomy? जब stenosis greater than or equal to 50% है men में, या greater than or equal to 70% in women में. An elderly with recurrent episodes of TIAs and loss of consciousness, so likely reason क्या है? Carotid artery stenosis. AF is an underlying cause of stroke and TIAs का underlying cause क्या है? Carotid artery stenosis. A man with TIA was found to have stenosis 65% in carotid Doppler scan. तो greater than 50% हो तो क्या करते हैं? Carotid endarterectomy करते हैं. A 7-year-old man had 2 episodes of slurred speech, painless loss of vision of the left eye for 20 minutes, after which he recovered completely. Carotid duplex ultrasound shows left side internal carotid stenosis of 80%. Man है और greater than 50% तो हम क्या चूज़ करेंगे? Carotid endarterectomy. Amaurosis, fugax, and slurred speech recovered in less than 24 hours is caused by TIAs. ये लॉ वो होता है amaurosis fugax आई का कुछ. Carotid endarterectomy is of choice. Carotid endarterectomy is of choice, especially if the stenosis of greater than 50% in men and greater than 70% in women. Endovascular angioplasty with stenting has higher mortality rates. के endovascular angioplasty stenting के साथ उसका mortality rate ज़्यादा है, so should be avoided unless the patient cannot tolerate surgery. A 52-year-old woman with disseminated renal carcinoma presented with dilated abdominal veins and pitting edema of the right leg to the groin. What's the cause of the leg swelling? तो cause क्या है leg swelling का? इंफीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द कॉज ऑफ द लेग स्वेलिंग, क्योंकि रीनल कार्सिनोमा जो है वो IVC ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से नीचे वाली सारी वेन्स स्वेल हो जाती हैं. रीनल सेल कार्सिनोमा कैन कॉज इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम. occlusion of inferior vena cava causes pitting, non-tender edema of the lower limbs plus dilated veins on the lower abdomen. Renal cell carcinoma can also cause varicocele.
bluish bag of warm sensation, dragging pain or painless scrotal swelling, reassure or do surgery if severe persistent pain or infertility. A question about not feeling femoral and popliteal pulses. Where is the occlusion? फेमरल पल्स भी नहीं है, पोप्लीटियल पल्स नहीं है, तो ऊपर ऊपर ऑक्लूजन होगी ना, तो ये क्या है? एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी ऑक्लूजन. ठीक है. द फेमरल आर्टरी इज नॉट फेल्ट, द ऑब्स्ट्रक्शन इज एट द लेवल अबव इट, प्रॉक्सिमल टू इट, विच इज एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी. ये है हमारे पास पोप्लीटियल आर्टरी एंड देयर इज प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, कॉमन फेमरल आर्टरी. कॉमन फेमरल आर्टरी के ऊपर क्या है? एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी. तो हमें क्या फील नहीं हो रहा? कॉमन फेमरल आर्टरी. Patient developed unilateral limb swelling 6 days post-TS after prolonged obstructed labor. Left feet is cold, mottled up to the inguinal crease. Where is the occlusion? Left feet cold है up to the inguinal crease. तो ये कहाँ पे occlusion होगी? Femoral artery में. Femoral artery thrombus है. Since the limb is cold and mottled, it is an arterial issue. The level just above the inguinal crease, femoral artery. Just below common femoral artery, और above होती तो external iliac artery आती. A 58-year-old man had road traffic accident and presents with a fracture of his right midshaft femur. His right dorsalis pedis, posterior tibial and posterior pulses cannot be felt. What is the most likely damaged artery? It is the superficial femoral artery. कि सारी superficial pulses, बल्कि TB pulses हमें feel नहीं हो रही, ठीक है, तो superficial femoral artery is likely damaged. The obstruction here is at the level above, proximal to the popliteal artery, which is superficial femoral artery. ये superficial femoral artery आ रही है, ठीक है, और ये जाके क्या बना रही है? popliteal artery, and then anterior tibial artery, और फिर peroneal artery और posterior tibial artery. तो जब ये superficial femoral artery ब्लॉक हो रही है तो फिर हमें ये नीचे वाली सारी पल्सेस फील नहीं होंगी, ठीक है. See this picture below. You will notice that the continuation of the arteries as follows: common iliac artery, external iliac artery, फिर common femoral artery, superficial femoral artery, popliteal artery and posterior tibial artery. Always point the most proximal artery that has its pulse lost and jump one level proximal to it, above it, to locate the damaged artery. In the picture below, profunda femoris is another name for the deep femoral artery. Profunda femoris is another name for deep femoral artery. तो ये superficial artery जो क्या के popliteal बना रही है. Deep DVT diagnosis and management. Diagnosis: 2-level DVT Wells test. Criteria क्या है deep venous thrombosis Wells test का? इसका है कि एक्टिव कैंसर, ये सारे तो वैसे याद ही नहीं होते, बट वी विल रिव्यू इट. एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट ऑनगोइंग विद इन 6 months. कैंसर का है तो वो 1 point होगा. पैरालिसिस, पेरिसिस और रीसेंट प्लास्टर इमोबिलाइजेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, रीसेंट बेड रिडन फॉर 3 days और मोर, और मेजर सर्जरी विद इन 12 weeks. लोकलाइज टेंडरनेस अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीप वेनस सिस्टम. इंटायर लेग स्वॉलन, तो उसको भी 1 है. काफ स्वेलिंग एटलीस्ट 3 centimeter लार्जर देन एसिम्टोमेटिक साइड. पिटिंग एडिमा कन्फाइंड टू द सिम्टोमेटिक लेग. पिटिंग एडिमा है जो कि सिम्टोमेटिक लेग तक कन्फाइंड है, ठीक है. कोलैटरल सुपरफिशियल वेन्स इन्वॉल्व हैं. Previously documented DVT. An alternative diagnosis is at least as likely as DVT. -2. Score greater than or equal to 2 points DVT है likely, और less than 1 point तो DVT is unlikely. तो इनमें से कोई भी इससे भी 2 point से ज़्यादा होगा तो वो DVT है, और अगर less than 1 point है तो DVT unlikely है. Calculate 2-level Wells score DVT. Wells score greater than 2 points, the DVT likely है. Proximal leg ultrasound करेंगे within 4 hours, और D dimers और N plus anticoagulation and scan within 24 hours. ठीक है, तो स्कैन अगर पॉजिटिव है तो DVT डायग्नोज, डीप वेनस थ्रोम्बस डायग्नोज है, और सेकंड स्कैन. और अगर स्कैन नेगेटिव है तो D dimers कराने हैं, इफ़ नॉट ऑलरेडी डन. इफ़ D dimers आर पॉजिटिव देन स्टॉप एंटीकोएगुलेंट प्लस रिपीट स्कैन इन 1 week. और फिर सेकेंड स्कैन अगर नेगेटिव आ जाए तो कंसिडर अल्टरनेटिव डायग्नोसिस एंड स्टॉप एंटीकोएगुलेशन. अगर वेल स्कोर इज़ लेस देन 1 point तो हमने डी डायमर कराने हैं विद रिजल्ट विदिन 4 hours, और और हमने एंटीकोएगुलेशन स्टार्ट करनी है वाइल्स्ट अवेटिंग डी डायमर्स. और अगर डी डायमर्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें करानी है. हमने अल्ट्रासाउंड कराना है, डी डायमर्स,
या फिर एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करनी है और स्कैन करना है. ओके. Updates on management of DVT. The cornerstone of DVT management is anticoagulant therapy. This was historically done with warfarin, often preceded by heparin, until the INR was stable. However, the development of docs and the evidence base supporting their efficacy has changed modern management. Choice of anticoagulation. The big change in the 2020 guideline was the increased use of direct oral anticoagulants. Apixaban or rivaroxaban, both dogs should be offered first line following the diagnosis of DVT. अगर DVT diagnose हो चुका है तो apixaban या rivaroxaban start करते हैं instead of using low molecular weight heparin until the diagnosis is confirmed. NICE now advocate using a dog once a diagnosis is suspected. With this continued if the diagnosis is confirmed. अगर diagnosis को confirm हो जाए तो तभी ये जारी रखना. If neither apixaban or rivaroxaban are suitable, then either low molecular weight heparin followed by a dabigatran or 31-doxaban or low molecular weight heparin followed by a vitamin K antagonist. If the patient has active cancer, previously low molecular weight heparin was recommended. However, the new guideline now recommend using a DOAC unless this is contraindicated. If renal impairment is severe, अगर renal impairment बहुत ज़्यादा है, for example less than 15 per minute, then low molecular weight heparin, unfractioned heparin or low molecular weight heparin followed by warfarin. If the patient has antiphospholipid syndrome, especially triple positive in the guidance, then low molecular weight heparin followed by a warfarin should be used. In people with DVT, where anticoagulation therapy is contraindicated, like those with recent hemorrhagic stroke, can be managed using surgical thrombectomy. इनमें क्या करते हैं, जिनमें हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते एंटीकोगुलेशन थेरेपी, उनमें सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी कर देते हैं, थ्रोम्बस रिमूव करते हैं. लेंथ ऑफ एंटीकोगुलेशन. ऑल पेशेंट्स शुड हैव एंटीकोगुलेशन फॉर एटलीस्ट 3 months, 3 to 6 months. A tricky question was recently asked about a woman with hemorrhagic stroke 3 days ago who has been admitted, and while in hospital she developed DVT. Anticoagulation including warfarin, low molecular weight heparin, docs are all contraindicated in such a recent hemorrhagic event. उसमें क्या करेंगे हम surgical thrombectomy करेंगे. The treatment option therefore is percutaneous mechanical thrombectomy, a procedure involving local anesthesia and imaging to insert a catheter through the vein that contains the thrombus to aspirate it. During this procedure, inferior vena cava filter can be used to prevent pulmonary embolism that might develop from a dislodged thrombus. Venous ulcer versus arterial versus neuropathic ulcer. Ulcer at medial distal leg, for example medial malleolus. Hemosiderin deposits, granulation tissue can be painful because there is no loss of sensation. Venous ulcers are painful. Once on medial malleolus, painful and there is hemosiderin deposit, pick venous ulcer even if the patient is diabetic. तो अगर वो medial malleolus पे है, painful है और hemosiderin deposits हैं और sensation loss नहीं है, वो painful है, तो हमने venous ulcer choose करना है. Other features are shallow, normal capillary refill time. Causes varicose veins, DVT, pregnancy and increased weight. Compression stockings देते हैं. Dressing, leg elevation, encourage mild exercises. Ulcers on toes, feet, lateral malleolus or tibia that is irregular, deep and necrotic, unilateral absent or weak pulses on the affected side. अब pulses आ गया ना arterial वाली side पे, very painful, prolonged capillary refill time, तो ये क्या है, arterial ischemic ulcer. Peripheral arterial disease, smoking, hypertension and diabetes can be the cause of is arterial ischemic ulcer. Treatment क्या है, perform ankle brachial plexus index, manage the peripheral arterial disease, for example antiplatelets and statins, consider surgical revascularization. Ulcer on the toes or plantar surfaces of the toes, the sole, plus deep and punched out, surrounded by callus and reduced sensation. अब deep और punched out है. Neuropathic diabetic ulcer, diabetes, pressure points on the bottom of the feet, sole पे हो रहा है. Remove pressure, manage diabetes and diabetic foot care. ये है venous ulcer. Note the hemosiderin deposit around the ulcer, hemosiderin deposit around the ulcer. Note the location at the medial malleolus. ये है venous ulcer at the medial malleolus. Common in elderly, results of chronic venous hypertension, persistent inflammation, hemosiderin deposit, lipodermatosclerosis. आर्टीरियल में क्या है, लेटरल साइड पे ये रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, इस्कीमिया, नेक्रोसिस, लिटिल एक्सुडेट्स, एट्रोफिक स्किन, कॉमन इन डायबिटीज़, पेन. डायबिटिक फुट अल्सर, नेक्रोटिक है ये, कॉमन इन डायबिटीज़, हाइपरग्लाइसीमिया, मैक्रो एंजियोपैथी, न्यूरोपैथी, इन्फेक्शन, फुट डिफॉर्मिटीज़. प्रेशर सोर में एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस,
caused by prolonged soft tissue compression, local ischemia, moisture, multi-morbid and elderly. ये ICU के patients में भी हो जाते pressure sores. A 75-year-old man with diabetes type 2 presents with ulcer. It is located above the right medial malleolus. There are hemosiderin deposits around the ulcer. There is mild pain when palpating the ulcer. Dorsalis pedis pulses are weak on both feet. अब ये क्या है? Venous ulcer है, ठीक है. Medial malleolus पे है hemosiderin deposits and mild pain. Still the sensations are present. Note that the weak pulses are bilaterally and not only on the affected side, thus not likely arterial ulcer. अगर ये एक साइड पे pulses weak होती तो हम suspect कर सकते थे arterial ulcer को. A 60-year-old man presents with cramp-like pain in the calves when walking and is relieved within 5 minutes of rest. Intermittent claudication. He is hypertensive and is on antihypertensive medication. He does not have limb weakness or numbness. There are weak distal pulses. तो ये क्या है? पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है. द नेक्स्ट स्टेप इज एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स. दिस इज डन इवन बिफोर डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द लोअर लिम्स. A 60-year-old smoker presents with pain in the left hand. The pain started acutely 2 days ago. On examination, there is swelling, discoloration, coldness, and pain in the left hand and fingers. The left radial pulse is absent. An image is shown. तो ये क्या है? What is the most likely diagnosis? It is acute limb ischemia. Features हैं pain, pallor, pulselessness, paralysis, paresthesia. Acute limb ischemia is a surgical emergency that requires urgent revascularization in 4 to 8 hours to save a limb. It needs to be referred urgently to a vascular surgeon. In the presence of acute limb ischemia plus irregular pulse, the likely cause of limb ischemia is embolus. Thoracic outlet syndrome. Unilateral होता है, presents gradually. Weakness and atrophy may be seen in the thenar muscles innervated by the median nerve, particularly abductor pollicis brevis. It can involve the muscles that are innervated by the ulnar nerve, for example in the forearm, pain or numbness in the hand or forearm, commonly affecting the ulnar side. Pulsatile mass below the clavicle or in the supraclavicular area. Also, depending on which neurovascular structure are involved, it may be seen together with the weak radial pulse, forearm cyanosis or thenar muscle weakness. Muscle weakness भी होगी, cyanosis भी होगी और radial pulse भी कम होगी. तो nerve involvement, arterial involvement and venous involvement, ठीक है, तीनों होंगी. The presence of renal mass can exert pressure on inferior vena cava, leading to inferior vena caval syndrome that can present with bilateral lower limb edema and congestion. Important association of renal cell carcinoma is inferior vena cava syndrome and varicocele. Management of swollen limb in hemodialysis. 59-year-old woman with chronic renal failure on hemodialysis, 4-day history of swelling in her right limb, right upper limb. Limb is warm but not red and no systemic symptoms. Peripherally inserted central catheter line placed 3 weeks ago for total parenteral nutrition. तो initial step क्या है कि remove करेंगे इस central line को and elevate the limb. Limb warm हो गई है, red नहीं है और कोई भी systemic symptoms नहीं है और central line placed है 3 weeks ago for total parenteral nutrition. Possible diagnosis क्या है? Catheter related venous thrombosis. Requires follow up with an ultrasound कि catheter की वजह से venous thrombus develop हो गया. Remove करेंगे central catheter को, that reduces further vascular injury. Elevating the limb helps blood return to the heart, reducing swelling and pain. Extravasation. Leakage हो गई है infused fluid की into the surrounding tissue can occur if the central catheter is not properly secured or if there is rupture in the vein wall. Removal of the catheter prevents further damage. Catheter-related infection is unlikely in this case due to the absence of fever and redness. Immediate removal of the central catheter line and elevation of the limb are essential first steps to address potential complications such as thrombophlebitis or catheter-related thrombosis. Informing a vascular surgeon is important but should follow the immediate action of removing the catheter and managing the swelling. Additional notes. ओके पेशेंट है पीएडी के साथ और साथ में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है और वो अपना वॉकिंग डिस्टेंस इम्प्रूव करना चाहता है. तो इसके लिए जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो होती है नेफ्टिडोफ्यूराइल ऑक्सलेट. ठीक है, ये याद रखनी है. नेफ्टिडोफ्यूराइल ऑक्सलेट पीएडी के पेशेंट में वॉकिंग डिस्टेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. ठीक है. एक है
CEAP क्लासिफिकेशन। तो जो इसमें C कंपोनेंट है हमने वो याद रखना है। वो किसको शो करता है कि क्रोनिक वीनस डिजीज़ को हम कैटेगराइज करते हैं जिसमें वेरिकोज वेन आ जाती हैं। इसमें C0 से C6 तक होता है। जो C0 होता है वो नॉर्मल लेग्स होती हैं या फिर कोई भी विजिबल साइन नहीं होते। C1 में टेलेंजेक्टेजिया होता है। C2 में वेरिकोज वेन्स होती हैं। 2A सिम्टोमेटिक होता है, 2S सिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। C3 में एडिमा होता है फ्रॉम द वीनस डिजीज़। C4 में स्किन चेंजेस होंगे, एक्जिमा या पिगमेंटेशन। C5 में हील्ड वीनस अल्सर्स होते हैं और C6 में एक्टिव वीनस अल्सर्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें से ज़्यादातर वेरिकोज वेन्स और C3, C2 और C3 का पूछा जाता है। रप्चर्ड एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्यूरिज्म है प्लस साइंस एंड सेप्टिक शॉक की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको इम्प्रूव करना है बाय इन्फ्यूजिंग 0.9% नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। आफ्टर सर्जरी ऐसे सिनेरियो आता है कि अयोटिक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म की सर्जरी हुई है, उसके बाद जो लिम्ब है वो कोल्ड हो गई है, पेल है, पल्सलेस है एंड नो डॉपलरेबल सिग्नल्स आर डिटेक्टेड। तो उसमें क्या करना है, हमने सर्जिकल एम्बोलेक्टमी करनी है। उस जब वो आर्टरी रिपेयर हो रही थी तो एक एम्बोलस बन के उस जो आर्टरी थी उसको ब्लॉक कर दिए दूसरी आर्टरी को, ठीक है। जिसकी वजह से जो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के साइन आने लग गए हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फर्दर इंजरी को तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल एम्बोलेक्टमी करेंगे।